जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है या जहन में जो क्वेश्चन है ना, उसको मैं एड्रेस करूँगा। उसकी तरफ उसके बाद अपने सब्जेक्ट की तरफ आएंगे। सबसे पहले तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये वर्ल्ड वाइड है, और उसके बाद जो पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो फिनोमिना है, जो भी माइंड में क्वेश्चन होंगे। पहला ये क्वेश्चन है जी, हमारी डिग्री का क्या बनेगा, हम हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में, हम एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। और उसके बाद जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो माइंड में क्वेश्चंस आते हैं जी, अभी हमें समझ ही नहीं आएगी, या हमारी मेथडोलॉजी डिफरेंट है, यूनिवर्सिटी का पेपर पता नहीं कैसे आ जाएगा, दूसरे कॉलेजेस के लोग कैसे पढ़ रहे हैं, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। उन चीज़ों को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जी देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि आपके पेपर की जो कंडीशन है क्या होगी, पेपर पैटर्न क्या होगा। सारे का सारा थ्योरी का होगा, न्यूमेरिकल का होगा, एमसीक्यू टाइप होंगे। और वो कहते हैं कि कैसे उसको चेंज, अगर कोई कुछ करना है उसमें तो वो कैसे करेंगे। अब इसमें ना आप कुछ बेसिक चीज़ें याद रखें, इसमें आपको ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। ये माइंड में रखें कि पेपर कहीं से कैसा भी आए ना, कितना भी टफ पेपर आए, मेथडोलॉजी कुछ भी हो, यूनिवर्सिटी ने जो आपको वेबसाइट पे जो उसने आउटलाइन जो ड्रॉ की हुई है ना, जो आउटलाइन आपके पास मौजूद है, जो मैंने आपको कहा था खरीद लें, कम यूनिवर्सिटी कभी भी उससे बियॉन्ड नहीं जाएगी। तो एक बात तो तय है कि आपने अपनी आउटलाइन पे मुकम्मल ग्रिप हासिल करनी है। जब आपकी आउटलाइन पे मुकम्मल ग्रिप हो जाएगी, तो चाहे क्वेश्चन थ्योरी का आ जाए, चाहे क्वेश्चन एमसीक्यू का आ जाए, चाहे क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आ जाए, आपको किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे ही यूनिवर्सिटी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगी तो हम देख लेंगे उसको कि आपको किस तरह अकोमोडेट करना है, या कैसे कहते हैं कि उस चीज़ को डेविएट करना है, या कि मेथडोलॉजी में मैं क्या चेंज कर सकता हूँ इसमें। लेकिन अभी जब जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, हमारे पास एक की पॉइंट तो है ना, आउटलाइन, कि जो कुछ भी होगा वो आउटलाइन से बाहर नहीं होगा। अब इसकी एक और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ सर के क्लास में भी अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी 16-17 स्केल की जॉब के लिए, क्योंकि मैं सीएसएस की क्लासेस भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी आपको एक आउटलाइन प्रोवाइड करते हैं कि ये आपकी आउटलाइन है, ये आपके टॉपिक्स हैं, आपने इन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है और इन्हीं टॉपिक में से पेपर आएगा। अब पेपर हमेशा एमसीक्यू आता है, जॉब से रिलेटेड जो भी होता है, लेकिन थ्योरी की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं। आप पोर्शन आपको दिया होता है आउटलाइन, ये आउटलाइन है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसी में से एमसीक्यू बन के आ जाएंगे। तो अब इसी तरह हमारे पास जो पंजाब यूनिवर्सिटी की आउटलाइन है, अगर हम उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसके जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उसको क्रैमिंग ना करें। देखें, इसमें एक चीज़ जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है, इसमें आसानी भी है। आसानी का पहलू अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें, अल्लाह कुरान में कहते हैं ना, फ़इन्ना माल उसरी युसरन इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक मुसीबत के साथ आसानी है। तो अब इस मुसीबत में क्या पॉजिटिव चीज़ आपको नज़र आ सकती है। सपोज करते हैं जी पेपर आपका एमसीक्यू टाइप आ गया। अब पेपर अगर एमसीक्यू टाइप अगर आपका आएगा, तो आएगा तो आउटलाइन में से ही ना, आउटलाइन से बाहर तो नहीं आएगा। एक फायदा आपको ये हो गया कि आप जो सब्जेक्ट है उसको समझें कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये टॉपिक में इस क्वेश्चन में एक्चुअली में है क्या, आपको जो ऑथर है या इसका पर्पस क्या है, आपको क्या कम्युनिकेशन कर रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आई। इस हवाले से अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं आएगी, आपका टाइम बचेगा, आपकी एफर्ट कम आएगी, आपको कुछ रिटेन करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट वो टॉपिक को समझ लिया तो उसको आप अप्लाई कर देंगे। एमसीक्यू का भी पेपर अगर आए तो आप उसको इजीली आप उसको आंसर कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, मैं इसलिए आपको कहा करता हूँ क्लास में कि आपने जो कुछ पढ़ा डेफिनेशंस के अलावा कभी भी वर्ड टू वर्ड याद ना करें।
जब वर्ड टू वर्ड याद करने पे आते हैं ना, तो स्टूडेंट ये कहते हैं ठीक है, ये टीचर ने नोट्स दे दिए, ये बुक में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, तो अब हम इसको एज इट इज याद कर लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि वो पढ़ क्या रहे हैं, याद क्या कर रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए ना कि ये क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन लिख देंगे, उसके बाद वो डेफिनेशन भी उनको याद की होती है उन्होंने, और लेकिन पता नहीं होता कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जबकि एक्चुअल जो वैल्यू है ना, वो कॉन्सेप्ट की है, कि कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर को सॉल्व करने में। किसी भी किस्म का पेपर आता है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि हम अगर सारे टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, क्रैमिंग की बजाय समझ लें कि इस टॉपिक में है क्या, मकसद क्या है इसको पढ़ने का, और आसान अल्फाज में, जो मैं कहा करता हूँ कि आसान अल्फाज में समझेंगे, इसे करेक्ट्स निकालें, समरी निकालेंगे इस 2 सफ़ों में वो कहना क्या चाह रहा है बुक का ऑथर, तो आप इजीली किसी भी किस्म का जो पेपर है ना उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं जी हम अपनी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की तरफ। जो वेकेशन हुई, वेकेशन से पहले जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था मेजरमेंट ऑफ रिस्क। मेजरमेंट ऑफ रिस्क को मैंने कहा था 2 हिस्सों में हम तकसीम करेंगे, मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट, अगर इन्वेस्टर एक ही एसेट में, एक ही कंपनी में सारे पैसे लगा देता है, तो उसको वो कैसे डील करेगा, कैसे पता चलेगा इस कंपनी का रिस्क क्या है, इस पर्टिकुलर एसेट का रिस्क क्या है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टर करेगा, तो आपको उसके लिए ट्रेन किया जा रहा है। तो हमने मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट में जो न्यूमेरिकल जो थ्योरी में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले तो हमने रिस्क को डिफाइन किया था। रिस्क है क्या, चैप्टर 6 की बात कर रहा हूँ। रिस्क डेफिनेशन, उसके बाद इन्वेस्टर्स की कैटेगरीज हमने डिस्कस की कि इन्वेस्टर्स की कैटेगरीज क्या है जी। इन्वेस्टर्स की कैटेगरीज में हमने रिस्क न्यूट्रल, रिस्क अवर्स, रिस्क सीकर्स, उनकी एज वगैरह कैसे पहचान इसकी करेंगे। उसके बाद रिटर्न को कैलकुलेट करना, रिटर्न को कैलकुलेट कैसे करेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि रिस्क, डिफरेंट रिस्क जो है, मतलब बिजनेस कैसा रिस्क फेस करता है। उसके बाद जो शेयर होल्डर है उसको किस किस्म का रिस्क फेस करना पड़ेगा, और जो बोथ बिजनेस एंड शेयर होल्डर्स हैं उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कौन कौन से उनको रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं और कैसे उनका सोल्यूशन किया जाएगा। फिर उसके बाद मेजरमेंट आ गया, मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट। तो सिंगल एसेट्स में सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया एवरेज। स्टैंडर्ड क्या है जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न जिसे कहा जाता है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने जब कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड आ गया कि ये स्टैंडर्ड है, उससे डेविएशन जितना होगी वो रिस्क होगी। एक टेक्निक, सॉरी, जो पहले बतानी थी वो एक टेक्निक थी रेंज। सबसे पहले रेंज हमने डिस्कस की कि हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो जितना हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू में डिफरेंस होगा, उतना ही रिस्क ज्यादा होगा। कैसे भी हम इसको कह सकते हैं कि अब हाईएस्ट वैल्यू है जी सपोज 18%, लोएस्ट वैल्यू है 10%। अब 18 में से 10 निकाल दें तो डिफरेंस जो आएगा वो 8% है। अब दूसरी कंपनी किसी और की ले लें, कोई और किसी एसेट की एग्जांपल ले लें, तो उसका 20% हाईएस्ट है और लोएस्ट है जी आपका 9%। तो इसकी अगर रेंज निकालें तो आपकी आएगी 11%। 20 में से 9 निकाल दें तो 11% आएगी। अब ये डिफरेंस आ गया कि जिसकी जितनी रेंज ज्यादा है उसका रिस्क उतना ज्यादा है। सेकंड टेक्निक स्टैंडर्ड डेविएशन, और मैंने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन नाम ही बता रहा है कि पहले स्टैंडर्ड होगा फिर डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि रेंज जो है वो सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करती। और फिर उसके बाद कहा था जी अगर स्टैंडर्ड और डेविएशन, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है और स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट कंपनीज के आ जाएं तो डिसीजन नहीं हो पाता इस पे, तो फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे जाते हैं। अब ये रिवाइज करने का मकसद क्या है, अब इसको देखें। ये चीजें अगर आपको पता है ना कि रिस्क क्या है, रिस्क मीन अनसर्टेनिटी, या कैटेगरीज ऑफ रिस्क कहते हैं कि रिस्क अवर्स,
दोज इन्वेस्टर्स हु डू नॉट वांट टू टेक रिस्क। अब इसका आपको देता हूं डेमो के, इसका एमसीक्यू अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। अगर इसका एमसीक्यू देखें बनाना चाहें तो दोज इन्वेस्टर्स हु वांट डू नॉट वांट टू टेक रिस्क आर कॉल्ड, आगे ऑप्शन हो सकती है रिस्क अवर्स, रिस्क सीकर्स, रिस्क न्यूट्रल, रिस्क इंडिफरेंट वगैरह। तो इस तरह आपको अगर पता है डेफिनेशन का और इसके कंसेप्ट का कि ये चीज है क्या, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अगर देखें एग्जाम्पल बात होगी ना, वही चीज तो वही है, अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं तो एमसीक्यू खुद ब खुद हो जाए। अब हमने करना क्या है, पहले 6 जो चैप्टर्स हैं उन पे पहले आप मुझे ये इंश्योर करें कि आपको अच्छे से ग्रिप है, थ्योरी के और न्यूमेरिकल के भी। आप में से किसी को कोई भी चैप्टर में, किसी वर्ड में, किसी सब पेज में और किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई न्यूमेरिकल आपको कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उसकी कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड हमारे पास अवेलेबल है, तो ऐसा कोई मसला नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई फील भी नहीं होगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं या घरों में बैठ के लेक्चर्स ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर जो गाइडलाइन है, जो हर हवाले से जितना आपको अकोमोडेट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मुझे आप सब की तरफ से आपने इंश्योर मुझे करना है, सीआर जो दोनों हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दोनों ने सब क्लास से पूछ लें या आप सब लोगों से कांटेक्ट में रहें कि जो प्रॉब्लम है ना आप सबको पहले 6 चैप्टर्स में वो मुझे बता दें। मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में तो वो भी साथ साथ रिवाइज करते जाएं, ताकि आपको पता एक सेटिस्फेक्शन फील होती है कि ये चीज़ हमने कर ली है, ये चीज़ हमें आती है, हमें कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हैं, हम इसको अगर कुछ खुद से करना चाहें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज़ को समझने में कोई मसला नहीं है। तो जब कंप्रीहेंसिवली हम कर लेंगे ना, बुक से भी देख लें क्या लिखा है, बुक की वर्डिंग कुछ समझ नहीं आ रही वो डिस्कस कर लें, कोई कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस नहीं है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, और कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा तो वो आप डिस्कस कर लें। तो ये साथ आपने भी आप कोऑपरेट करना है, तो तभी हम इस मामला को लेके चल सकेंगे, तो अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो टॉपिक था हमारा उसी पे आता हूँ। हाँ, एक और बात है, इसमें पास पेपर्स जो हम साथ साथ देख रहे थे कि ये क्वेश्चन पास पेपर्स से हमने कर लिए हैं। पास पेपर्स की अहमियत अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि मेथडोलॉजी कुछ भी हो, जो ट्रेंड चला आ रहा है ना, वो कहते हैं कि कम यूनिवर्सिटी कभी भी चेंज नहीं करती। जो एक ट्रेंड है यूनिवर्सिटी का, जो यूनिवर्सिटी ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट, क्योंकि पेपर में जो आता है वो इम्पॉर्टेंट होगा तो एग्जामिनर उसको शामिल करता है, तो जैसे ही उसको वो शामिल करता है मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब उन टॉपिक पे हमारी ग्रिप पक्की होनी चाहिए। इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हम पढ़ेंगे, ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ पेपर पढ़ने हैं बाकी हमने छोड़ देना है। जो एग्जाम के व्यू से है वो सभी कुछ मैंने, जो मेरी मेथडोलॉजी है वो आपको पता है, बुक से भी देखेंगे पास पेपर से भी देखेंगे। तो जस्ट आप ये समझे कि एक मेथडोलॉजी चेंज होने का मतलब ये है कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को माइंड में लेके आना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, आपने क्रैमिंग नहीं करनी। क्रैमिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी कि इसको हमने कैसे लेके चलेंगे या आगे क्या हो सकता है। तो अभी जो है जो लास्ट लेक्चर था उसमें जो मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका मेथडोलॉजी आपको समझाई थी, फॉर्मूले थे। उसके बाद पास पेपर से मैंने कहा था इसको सॉल्व करें, 2 क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, तो वो आपने सॉल्व करने हैं। अभी मैं आपको इसके बाद ना आपको एक फाइल भी सेंड करूंगा, वो उसमें थ्योरी के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट, वो 10-12 क्वेश्चन है वो करें। तो जो वो क्वेश्चन करेंगे ना आपको आइडिया होगा कि ये आपके कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद क्लियर हो रहे हैं। उस फाइल में इस तरह के क्वेश्चन हैं कि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया और नीचे आपसे जजमेंट मांगी गई है। जब जजमेंट कमेंट्स लिखें कि आपके व्यू से
यदि इसका वर्स है, रिस्क न्यूट्रल है, या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जब ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो आपको पूरा चैप्टर्स फिंगर टिप्स पे होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कुछ चीज़ क्रैमिंग की है, आपने जस्ट चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह। तो ये आप रिलैक्स रहना है इस हवाले से कि पता नहीं क्या हो जाना है, अपने आप को इस चीज़ से निकालें, रिलैक्स रहें, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। तो जो ही यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो उस हवाले से भी हम आपको अकोमोडेट करेंगे इंशाल्लाह। जैसे आप चाहेंगे ना कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, आप थॉरली इसको भी पढ़ लें, और उसके बाद अगर कुछ चेंज आता है एमसीक्यू वाइज, तो वो भी आउटलाइन में से ही आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग भी हम देख लेंगे कि इन चीज़ों को हमने कैसे लेके चलना है। तो परेशान नहीं हो, अपने एक स्केड्यूल बना लें आप अपने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिहाज से, कि जो जो टॉपिक्स अभी तक चैप्टर 6 में तक हमने, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, इसको आपने अपने हिसाब से आउटलाइन बना लेनी है, अपना एक स्केड्यूल बना लेना है कि ये टॉपिक हमने पढ़े हैं, ये क्वेश्चंस पढ़े हैं, और ये न्यूमेरिकल्स हमने पढ़े हैं, और इसमें से मुझे कितने आते हैं। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे इनमें से चीज़ों की समझ कितनी है। अगर इन चीज़ों को मैं खुद से लिखना चाहूँ, इन चीज़ों को किसी को मैं बताना चाहूँ आसान अल्फाज में, तो क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी को बता सकता हूँ? क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी को टीच कर सकता हूँ? और एक और चीज़ आपको टिप दे रहा हूँ कि इन चीज़ों को समझने के लिए एक और चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि जब आप आपस में डिस्कशन करेंगे ना, कोई टॉपिक रख लें, कोई चैप्टर रख लें, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करें, हाँ इस टॉपिक का मतलब क्या था, इसका क्वेश्चंस का करने का ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसकी जजमेंट कैसे करेंगे, इसमें कमेंट्स कैसे लिखेंगे, तो वो आपको ज़्यादा जो है वो सूटेबल हो जाएगा, वो आपके लिए ज़्यादा एक चीज़ों को समझने में मदद देगा। तो अगर इन चीज़ों को देखा जाए, तो कोई भी चीज़, किसी भी किस्म का टॉपिक आ जाए, कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने घबराना नहीं है, आपने पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी, एक दूसरे को तसल्ली देनी है, डराना नहीं है। आप आपने एक दूसरे को, अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आपने इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। ये आप पे है, आप अगर बताएंगे कि सर ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है हमारे हवाले से, तो ये चीज़ हमें ज़्यादा सूटेबल है। देखिए, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना किसी चीज़ को कि इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, रिपीट कर दें, इस चीज़ को इस तरीके से बेटर किया जा सकता है, तो उस वक्त तक आप, ये टीचिंग टू वे प्रोसेस है, जब तक आपका ताउन इसमें शामिल नहीं होगा, हम इसको सक्सेसफुल नहीं कर सकते। ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक आपने अपनी पार्टिसिपेशन इसमें नहीं की। तो घबराना नहीं, मोटिवेटेड रहना है। देखिए, जो टफ सिचुएशन है ना, जो अनसर्टन सिचुएशन है, इसी में बंदे का पता चलता है कि वो क्या है, उसकी वर्थ क्या है। जो जो स्टार्स हैं, वो कभी भी दिन के उजाले में नहीं जगमगाते। आप देख लें, रात है तो रात में ही स्टार्स ने जगमगाना है। तो आप सब स्टार्स हैं, तो इंशाल्लाह आपने इसी प्रॉब्लम के दौर में, इसी पैनिक सिचुएशन में, इसी जो लोगों को लग रहा है कि ये प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, इसमें पता नहीं क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स डर रहे हैं, तो इसी चीज में आपने अपने आप को मनवाना है कि नहीं, वी आर द बेस्ट, हम कर सकते हैं, हम दूसरों से बेस्ट कर सकते हैं, और हम दूसरों को गाइड करेंगे, भाई नहीं ये मेथोडोलॉजी बेहतर है, ये आपने ऐसे करना है। तो आप र्यूमर्स पे कभी फोकस नहीं करें। र्यूमर्स पे आपने नहीं जाना कि फलां कॉलेज वो ये कर रहे हैं तो हमें भी ये करना चाहिए, फलां कॉलेज वालों ने ये नहीं किया तो हमें नहीं, हम क्यों कर रहे हैं। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तो हम कंसेप्ट्स पे फोकस करें, चीज़ों को अच्छे से समझें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको देखें कि इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होगी। तो जो ही कोई चीज़ नहीं आएगी, हम उसको ऐड कर लेंगे, इधर ही अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम जितना हो सकेगा आपको फैसिलिटेट करेंगे। आपने अपना भी स्केड्यूल बनाना है, और उसके अलावा जो कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ डिस्कस करना चाहें, तो यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम।
तो मोटिवेटेड रहना है आपने। जब बंदा डिप्रेस होता है, जब बंदा पैनिक सिचुएशन में होता है, जब बंदा परेशान होता है ना, तो उसकी लर्निंग जो एबिलिटी है, उसकी जो लर्निंग स्किल है, वो बहुत कम हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आती वो कार्य करना क्या है और कैसे करना है। तो ये आपने ना पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी, आपने इस चीज़ को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। और कोई चीज़ मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मोर देन मोस्ट वेलकम, आप डिस्कस कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप क्वेश्चन पूछें, लगातार क्वेश्चन पूछें, बार बार क्वेश्चन पूछें। ये क्वेश्चन पूछने से ही ये चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिर हम फ्री हैं। हम कहते हैं कि किसी भी हवाले से हमें कोई डर नहीं होगा कि हम ये चीज़ पेपर में आ जाए, थ्योरी आ जाए, सो बिस्मिल्लाह न्यूमेरिकल आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, क्योंकि हम प्रीपेयर हैं, हम 100% प्रीपेयर हैं। हमने टॉपिक पढ़ना ही ऐसे है कि हमें कोई चीज़ एम्बिग्युइटी रह ही नहीं जाएगी। कैसे भी यूनिवर्सिटी दे दे, कैसा भी पेपर आ जाए, टफ आए इजी आए, हमें इससे कोई परवाह ही नहीं है, हम इस पे जा ही नहीं रहे। हमने मैक्सिमम कहते हैं कि जो नॉलेज है वो गेन करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। बुक में क्या लिखा है उसको सादा अल्फाज में करना है। क्लास डिस्कशन करनी है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ आप डिबेट कर सकते हैं। तो ये जो डिबेट करेंगे आप, इससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। और उसके बाद कहते हैं कि मैं आपको फाइल सेंड करूंगा इस लेक्चर के बाद, उसमें आपने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखने हैं, उसको सॉल्व करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस करें। और उसके बाद एक और चीज़ जो है उसको इस हवाले से देखें कि प्रीवियस जो न्यूमेरिकल्स आपने किए हैं उसमें किसी को कोई मसला है तो वो भी आप डिस्कस कर लें, एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे से कोचिंग लें। आप एक दूसरे को गाइड करेंगे, टीचिंग करेंगे ऑनलाइन, तो आपका एक तो एक्सपोजर बढ़ेगा, और दूसरा ये रिसर्च कहती है कि जो आप समझाते हो ना किसी को, उसमें से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो आपस में डिस्कस करें, कोई बात समझ नहीं आती आप मुझसे डिस्कस कर लें, तो इंशाल्लाह हम इसको इसी तरह लेके चलेंगे। तो चैप्टर 6 तक तो हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट जो ही हमारा करते हैं कि कंप्लीट होता है, न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करके ओके की रिपोर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अब मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट का भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, और पोर्टफोलियो का भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूमेरिकल करेंगे ना तो माइंड में ये भी रखना गया ये कॉन्सेप्ट है क्या, डिसीजन मेकिंग हो गई, रिस्क ज्यादा क्या होता है, रेंज क्या होती है, रेंज क्यों हम इसको कहते हैं कि पसंद नहीं करते, इसका डिसएडवांटेज क्या था कि सेंट्रल वैल्यू को ये मेजर नहीं करती, किस रिस्क न्यूट्रल किसको कहते हैं, रिस्क वर्स कैसे, इनवर्स रिस्क वर्स किसे कहते हैं, और रिस्क सीकर्स इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें रिस्क सीकर्स लगा देते हैं पैसे, उसकी एज क्या होती है, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उसके बाद पोर्टफोलियो क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्या है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके बाद स्टॉक इंडेक्स क्या है, स्टॉक इंडेक्स क्या जो पॉइंट्स हैं बढ़ते हैं कम होते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसके बाद शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इनिशियल मार्जिन क्या है, मेंटेनेंस मार्जिन क्या है, और उसके बाद जो हमारा कहते हैं कि एक्चुअल मार्जिन क्या है। इन चीज़ों को अब जब आप माइंड में लाएंगे ना, आपके आप वर्ड बोलेंगे इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन की डेफिनेशन आने की बजाय ये आए माइंड में कि स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाते वक्त जो ब्रोकर को इनिशियली पैसे जमा करवाए जाते हैं उसे इनिशियल मार्जिन कहते हैं। ये जब चीज़ आपके माइंड में आ गई ना, तो किसी भी किस्म की आपको मसला नहीं होगा। आप डेफिनेशन पे ना जाएं कि डेफिनेशन ये कह रही है, हाँ इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, लेकिन ये समझें। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन क्या है, जो मिनिमम पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए, कि ये पैसे मौजूद होने चाहिए हर वक्त, ताकि आपका जो अकाउंट है ना वो चलता रहे। जब आपका ऐसे अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाएगा ना, इस तरह आप पढ़ेंगे, तो फिर किसी किस्म की कोई आपको परेशानी की, घबराने की किसी किस्म की जरूरत नहीं होगी। तो इसके लिए आपको बुक रीडिंग की जो आदत है वो अपनानी पड़ेगी। वैसे भी लॉकडाउन है, कोई इतनी एक्टिविटी भी नहीं है, आप घूमने के लिए भी कहीं पे नहीं जा सकते, एक रमज़ान है, तो ये चीज़ है आप बुक रीडिंग की। इसके अलावा ना आपकी डिग्री के अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब देखें, आप बुक रीडिंग की जो
आदत है वो अपनाएंगे, पेपर तो हो ही जाएगा, अच्छे मार्क्स से होगा इंशाल्लाह। एक आपका जो मेंटल लेवल है, जो मेंटल एक्सपोजर है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब आपका मेंटल एक्सपोजर बढ़ जाता है ना बुक्स रीडिंग से, बुक्स पढ़ने से, तो आपकी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती हैं। आप डिसीजन मेकिंग आपकी बेहतर हो जाती है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो। आपको ये पता चलता है कि ये बात करनी है तो इसका मतलब क्या है, कोई बात कर रहा है तो उसका मतलब क्या है। तो ये चीज़ों को इस तरह हम देखें, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट के बाद हमने पोर्टफोलियो पे जाना है इंशाल्लाह। इससे पहले जो मैंने बता दिया आपको कैसे लेके चलेंगे, कोई परेशान नहीं होना। और फिर बता रहा हूँ, र्यूमर्स पे नहीं आपने जाना कि फलां बंदा ये कर रहा है हम क्यों नहीं कर रहे, फलां कॉलेज में ये हो रहा है। अभी जब तक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पेपर पैटर्न के हवाले से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं ना आता, हमारे लिए कोई भी चीज़ काबिल अमल नहीं है। हम किसी की तकलीद नहीं करेंगे। आपको ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको फॉलो करें, ना कि आप लोगों को फॉलो करना शुरू कर दो। हाँ, जो चीज़ अच्छी है वो हम ले लेंगे। अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन आएगा ना, उस हवाले से हम इंशाल्लाह इसको कहते हैं कि मज़ीद अपडेट कर लेंगे, कोई मेथडोलॉजी चेंज हो रही हो। हाँ, ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखें कि कुछ लोगों को ये होगा कि जैसे मैट्रिक के और इंटर के एग्ज़ाम नहीं हुए, तो हो सकता है हमें भी ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाए। मास्टर लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे ऐसा नहीं होता। तो मास्टर और ग्रेजुएशन लेवल पे जब ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब है हमें पढ़ना पड़ेगा। इस पढ़ाई से, इस स्टडी से हमारी जान नहीं छूटनी। तो अब स्टडी जब करनी ही है, बातिल होकर फिर क्यों करें। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, समझें, इसमें इंटरेस्ट लें। तो इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में नहीं भी आपका, मेरे सब्जेक्ट के अलावा भी, तो इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। ये आपकी साइकोलॉजी, इंसानी साइकोलॉजी कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों के साथ बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए, तो आपके साथ ही हैं इंशाल्लाह। जैसे और ये घबराना नहीं इसमें आपने ना, आपसे ज़्यादा हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं। और आप हमारे छोटे बहन भाइयों की, छोटे बहनों की तरह हो, छोटी बहनों की तरह हो, और हमारी फैमिली हो इंशाल्लाह। तो बाकी भी, क्योंकि ये मैं यूट्यूब वगैरह पे भी अपलोड करूँगा, तो बाकी भी मेरे जो छोटे भाई हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, बाकी वो भी लोग इनको देखेंगे, और व्हाट्सएप पे भी इंशाल्लाह सबको देखेंगे। तो इस वजह से जो बाकी के मेरे स्टूडेंट्स हैं दूसरे कॉलेजेस के भी, सबको मैं यही कहता होता हूँ कि बस घबराना नहीं है, कि परेशान होने से कोई भी जो मसला है वो सॉल्व नहीं होता। अलबत्ता उसको आपको, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है ना किसी चीज़ को देखने की, चैलेंज को फेस करने की, वो ज़रूर कम हो जाती है। तो आप अभी क्या करना है, अभी आपने मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट को रिवाइज करना है। उसको रिवाइज मेथडोलॉजी कर लें, पास्ट पेपर्स मैंने कहा था देख लें, लेके पिक्चर सेंड करें व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके बाद मैं आपको फाइल सेंड करता हूँ, उसमें 8-9 क्वेश्चन है, वो देखें। वो सॉल्व हो जाते हैं तो फिर हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो आपने जिस दिन लेक्चर नहीं होगा, देखिए अब टेस्ट नहीं हो रहे, आपने ये ज़रूर देखना है कि जो टॉपिक पढ़ लिए, जो चैप्टर पढ़ लिए, क्या वो वाकई में हमें आते हैं, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक है। हम किसी को सादा अल्फाज में, अभी मैंने एग्जांपल दी थी पहले आपको, सादा अल्फाज में बताना चाहें कि यार ये चीज़ है क्या, उसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये चीज़ आप समझ लें। ये चीज़ अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो यकीन करें, एम कॉम तो क्या, सी एस एस का एग्ज़ाम भी आप इजीली दे सकते हैं, इजीली देख सकते हैं आप। मैं आपको ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें, चीज़ों को समझना शुरू कर दें। क्रैमिंग से आपकी जान छूट गई, देखें इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी, चीज़ें इतनी इतनी लंबी आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट अंडरस्टैंड किया और उसके हवाले से कहते हैं कि आपको पेपर हो जाएगा। तो बाकी किसी भी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम हो, ओपनली आप मुझसे मेरे सब्जेक्ट के हवाले से डिस्कस करें। कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आती है, हम उसको भी साथ ले लेंगे। और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे रमज़ान के सदक़े में, और आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करे, आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता करे। और आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है। आप कामयाब जब तक नहीं होंगे, हमारी भी कामयाबी नहीं है। हमें अपने रिजल्ट की उतनी फिक्र नहीं होती जितनी अपने स्टूडेंट्स की रिजल्ट की फिक्र होती है।
तो क्योंकि आप हमारी प्रोडक्ट हो, आप कहीं पे भी जाओगे, कहीं पे भी प्रेजेंट होगे, तो आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारी इज्जत है ना। अगर आप अच्छे से जाएंगे, अच्छी पोजीशंस पे जाएंगे, आपको अच्छा मुकाम मिलेगा, तो ये हमारा अपना फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है। मेरे सब्जेक्ट के हवाले से आप कहीं पे अच्छे जाके बोलते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, आप अच्छा प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे इससे खुशी होगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये एक खुशी होती है, एक टीचर की खुशी है कि उसका स्टूडेंट उससे भी आगे जाए। तो हम हर मैं तो कम से कम, और बाकी जो टीचर्स भी हैं, इंशाल्लाह हर काम में जितने भी आप कहते हैं प्रॉब्लम है, जो भी आपके माइंड में क्यूरीज हैं, जितनी भी क्वेश्चन हैं, उम्मीद तो है इसमें सॉल्व होगी होंगी। लेकिन फिर भी कोई चीज़ आपकी एम्बिगुअस रह जाए, जो आप समझते हैं कि ये जो एरिया है इसको हमने टच नहीं किया, तो उसको आपने ज़रूर पूछना है और डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह बाकी की चीज़ें भी होती रहेंगी साथ साथ। तो अपना ख्याल रखें, और अपने पेरेंट्स की जो दुआएं हैं उससे ज़रूर लें, और बाकी इबादत में भी ज़रूर शामिल हों, और मुझे भी अपनी दुआओं में ना चीज़ को याद रखें इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला आपको, आपके लिए आसानियाँ करे। तो आज का लेक्चर यही है। तो फाइल मैं भेजता हूँ आपको, वो आप देख लें। तो बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।